हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। जब हम भारत में इसकी बात करते हैं तो आचार्य दुर्ग ने बताया यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन ह धन आस। इति अर्थात यह, ह अर्थात हुआ, आस अर्थात ऐसा ही, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यह जो कहा जाता है वही इतिहास है। प्राचीन भारतीय परंपरा में ऐतिहासिक चेतना का अभाव सा दिखाई देता है, क्योंकि इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, विशेषकर व्यक्ति, स्थान, घटना और तिथि, इनमें से किसी न किसी का लोप दिखाई देता है। इसलिए आधुनिक काल में जब भारतीय इतिहास के पुनर्अध्ययन की परंपरा की शुरुआत होती है, तब हम इतिहास के अवयवों को इतिहास में ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम यह जानते हैं कि इतिहास जो वास्तविक घटनाएं हैं वही है, यानी उसमें व्यक्ति का होना आवश्यक है, उसमें तिथि का होना आवश्यक है, उसमें किसी घटना का होना आवश्यक है और ये सारी चीजें किसी स्थान विशेष से संबंधित होनी चाहिए। इसलिए इतिहास में स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज का हमारा ये व्याख्यान इसी विषय पर केंद्रित है। जब हम इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो इसे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की भी 2 श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ तथा तत्पश्चात जैन साहित्य का स्थान आता है। जबकि लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और संस्कृत साहित्य के ग्रंथ आते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य की चर्चा हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों को माना जाता है। वैदिक ग्रंथों की रचना चूंकि ब्राह्मणों के द्वारा की गई, इसलिए इसे ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें प्रारंभिक वैदिक देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का स्थान आता है। यजुर्वेद में यज्ञ के समय किए जाने वाले विधि विधानों का विशेष उल्लेख मिलता है। सामवेद में देवताओं के स्तुति के समय गाए जाने वाले गानों का उल्लेख मिलता है। जबकि अथर्ववेद में वैदिक आर्यजनों के दैनिक कार्यविधि और उसके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विशद उल्लेख मिलता है। चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। चारों वेदों के अलग अलग अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ, चूंकि ये ग्रंथ जंगलों में इनको लिखा गया, इसलिए इसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। जबकि उपनिषद गुरु के समीप बैठकर संकलित किया गया। इन वेदों को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग साहित्य के अंतर्गत क्रमशः 6 ग्रंथ आते हैं जो निम्नलिखित हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष तथा व्याकरण। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य के अंतर्गत स्रोत सूत्र,
गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र का उल्लेख मिलता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही महाकाव्य तथा पुराण साहित्य को भी परिगणित किया जाता है। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत का स्थान है। इन दोनों महाकाव्यों में राम रावण और कौरव पांडवों के युद्ध के अलावा यवन, पार्थियन और शकों का आर्यों के साथ हुए युद्ध का विवरण भी प्राप्त होता है। पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। इन पुराणों में सृष्टि का प्रारंभ तथा अनेक पौराणिक शासकों राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अगला क्रम बौद्ध साहित्य का है। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इसे बौद्ध साहित्य कहा जाता है। इसमें त्रिपिटक ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक की गणना की जाती है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचार व्यवहार का संकलन किया गया है। वहीं सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का विधान मिलता है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा इनसे संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। बौद्ध साहित्य में अगला क्रम मिलिंद पन्नों का है। यह ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यूनानी शासक मीनांडर के बीच हुए संवादों का विवरण प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि यूनानी शासकों में बौद्ध धर्म के प्रति एक आस्था थी। इसी प्रकार ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के चमत्कारिक कार्यों का विवरण भी प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगला क्रम दिव्यावदान का है। इस ग्रंथ में मौर्य शासक अशोक तथा उसके पश्चात के उत्तराधिकारियों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें शुंग शासक पुष्यमित्र का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से यह ऐतिहासिक जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत अगला क्रम जैन साहित्य का है। यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। आचरांग सूत्र के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार का पूरा विवरण प्राप्त होता है। वहीं भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। नायका धम्म में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसके उत्तरवर्ती जीवन एवं कार्यों का उल्लेख मिलता है। जैन पुराणों को प्रायः चरित ग्रंथ भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं में लिखे गए, यद्यपि कि इनका रचना काल 8वीं सदी ईस्वी के बाद का माना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ व संस्कृत साहित्य के ग्रंथ, इनसे भी इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्हड़ की राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के इतिहास का सविस्तार उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, परंतु इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन की पर्याप्त झांकी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी है। इसी प्रकार विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य के जीवन का उल्लेख मिलता है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार
मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि तथा बाणभट्ट का हर्षचरित। इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत अगला क्रम विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। भारत में समय समय पर अनेक देशों के यात्री आए और उन्होंने अपने यात्रा संस्मरणों में भारत के इतिहास और यहाँ की संस्कृति के बारे में तमाम सारी बातें लिखी। इन विदेशी यात्रियों में हम यूनानी, चीनी तथा अरबी यात्रियों को विशेष रूप से देख सकते हैं। यूनानी यात्रियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नियार्कस का नाम आता है। यह सिकंदर के समय भारत में आया। मेगास्थनीज की इंडिका, यह सिकंदर के पश्चात आया, परंतु मेगास्थनीज की इंडिका प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसके तमाम उद्धरण अन्य यूनानी लेखकों की रचनाओं में प्राप्त होता है। इसी प्रकार डायमेकस, यह मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज्य दरबार में था। यूनानी लेखकों के विवरण में टालमी की ज्योग्राफी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे तत्कालीन भारत के भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इस यूनानी के नेचुरल हिस्टोरिका में तत्कालीन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। भारतीय इतिहास की जानकारी चीनी यात्रियों के विवरण से भी होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान चीनी यात्री भारत आया। इसने तत्कालीन भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी दी। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी में लिखा। इसने बौद्ध स्थलों की यात्राएं की और तत्कालीन बौद्ध धर्म से संबंधित तथा भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसने हर्षवर्धन के विषय में भी लिखा। इसी प्रकार 7वीं सदी ईस्वी के अंत में चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया। इसने 7वीं सदी के भारत के विषय में लिखा। भारतीय इतिहास की जानकारी अरबी यात्रियों के विवरण से भी होती है। अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक जीवन का वर्णन किया। इसने लिखा, उस समय भारत में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और इसने यहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में भी लिखा। इसी प्रकार सुलेमान 9वीं शताब्दी के भारत के बारे में लिखता है, तो अल मसूदी 10वीं शताब्दी के भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, इन स्रोतों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे अभिलेख साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और पुरास्थल एवं स्मारक के साक्ष्य। जब हम अभिलेख स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें पूर्व मौर्यकालीन अभिलेख आते हैं, जैसे सहगौरा और महास्थान का अभिलेख। इस अभिलेख से उस समय के भारत की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन अभिलेखों के अंतर्गत अशोक के अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार शक कुषाण शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिससे उनके राजनीतिक शासन प्रणाली और भी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन अभिलेखों में जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त का मेहरौली अभिलेख और भी गुप्त शासकों के अभिलेख मिलते हैं, जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तोत्तर काल में, विशेषकर राजपूत काल में तमाम सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं, जैसे पाल शासकों के या राष्ट्रकूटों के या फिर प्रतिहार शासकों के। उत्तर भारत में एवं दक्षिण भारत में हर जगह से गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनसे भारतीय अभिलेख के इतिहास पर विशद प्रकाश पड़ता है। इतिहास का मुद्रा साक्ष्य। भारतीय इतिहास
के आर्थिक जीवन को समझने के लिए मुद्रा साक्ष्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ सिक्कों के आधार पर भी इतिहास लिखे जाने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। इसके पश्चात हिंद यूनानी सिक्कों की जानकारी होती है, जिसके आधार पर यूनानी शासकों की एक वंशावली तैयार की जा सकती है। इसी प्रकार कुषाण काल में कुजुल कैटफिशस और विम कैटफिशस के बारे में जानकारी का स्रोत सिक्के भी हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर कालीन सिक्के भी प्राप्त होते हैं, जिससे तत्कालीन भारत की आर्थिक दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास के पुरातत्व एवं स्मारक साक्ष्य, इसके अंतर्गत हम प्राक इतिहासकालीन स्रोत और आद्य इतिहासकालीन स्रोत तथा ऐतिहासिक कालीन स्रोतों को समझ सकते हैं। जब हम प्राक इतिहासकालीन स्रोतों की बात करते हैं तो हम प्राक इतिहास के लिए विशेषकर पाषाण उपकरणों एवं औजारों पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी लिखित सामग्री या अन्य सामग्रियां नहीं प्राप्त होती है। इसलिए प्राक इतिहास की जानकारी के लिए पाषाण औजार और उपकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम आद्य इतिहास की बात करते हैं तो कई बार हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु किन्हीं कारणवश इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हड़प्पा का इतिहास, इसमें अभी तक लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु अन्य पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इसके इतिहास को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। जब हम ऐतिहासिक कालीन पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तब हमें लिखित सामग्री, अभिलेख और स्मारक सभी कुछ प्राप्त होने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम गुप्त कालीन मंदिर भग्नावशेषों की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार अजंता और एलोरा की गुहाओं की भी बात कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के पश्चात पूर्व मध्य काल या फिर राजपूत काल में मंदिर स्मारक हमें प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन धर्म, राजनीति एवं समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।